पेश खिदमत है अफसाना कंवारी। इसे लिखा है इस्मत चुगताई ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन कोई वजह रही होगी। आइए बढ़ते हैं अफसाने की जानिब। उसकी सांस फूली हुई थी। लिफ्ट खराब होने की वजह से वो इतनी बहुत सी सीढ़ियां एक ही सांस में चढ़ आई थी। आते ही वो बेसुध पलंग पर गिर पड़ी और हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। मैं खुद खामोश रहने के मूड में थी, मगर इसकी हालत बद देखकर मुझे परेशान होना पड़ा। उसका रंग बेहद मैला और जर्द हो रहा था। खुली खुली बेनूर आंखों के गिर्द सियाह हल्के और भी गहरे हो गए थे। मुंह पर मेकअप न था, खास तौर पर लिपस्टिक न होने की वजह से वो बीमार और बूढ़ी लग रही थी। मुझे मालूम हो गया कि मेरे बताए डॉक्टर का इलाज तसल्ली बख्श साबित हुआ। उसका पेट अंदर को धंसा हुआ था और सीना सपाट हो गया था। मुझे मालूम हुआ कि इस कत्ल की मैं भी कुछ जिम्मेदार हूं, मगर मैं डॉक्टर का पता ना बताती तो कोई और बता देता। बिन बुलाए मेहमान को एक दिन निकाला तो मिलना ही था। एक मशवरा लेने आई हूं। सांस काबू में आते ही उसने कहा। जुमा जुमा 8 दिन बीते नहीं और मुर्दार को फिर मशवरों की जरूरत आन पड़ी। मैंने चिढ़कर सोचा, निहायत खंदा पेशानी से कहा, लो जरूर लो। आजकल बहुत मशवरे मेरे दिमाग में बजबजा रहे हैं। आपा, मैं शादी कर लूं? उसने बड़ी लिजाजत से पूछा, गोया अगर मैंने इजाजत न दी तो वो कुंवारी अरमान भरी मर जाएगी। मगर तुम्हारा शौहर, मौत आए हरामी पिल्ले को, इसे क्या खबर होगी? ये भी ठीक कहती हो। भला तुम्हारे शौहर को तुम्हारी शादी की क्या खबर होगी? मैंने सोचा, मगर तुम्हारे शादी के चर्चे अखबारों में होंगे। आखिर इतनी बड़ी फिल्म स्टार हो। फिल्म स्टार की दुम में ठेंगा। अल्लाह गवाह है, मुझे नहीं मालूम कि ये गाली हुई कि नहीं। मदन एक सांस में 3 गालियां बकने की आदी है। मुझे तो उसकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज गाली जैसा सुनाई देता है, मगर हकीकत है कि सिवाय चंद आम फहम गालियों के ये गुलकारियां मेरे पल्ले नहीं पड़ती। भाई, एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। मैंने बात की लगाम एकदम दूसरी सड़क पर मोड़ दी। तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारा बच्चा हरामी कैसे हुआ? ओह आपा, अल्लाह का वास्ता कुछ तो समझा करो। कमबख्त, शादी तो शब्बू 2 साल का था तब हुई थी। शब्बू के बाप ही से ना? मैंने सहम कर पूछा। ओह, तुम्हें याद तो कुछ रहता नहीं। बताया तो था वो कमबख्त। अच्छा, याद आया, वो तुम्हें गृहस्थी का शौक चुराया था। मैंने अपनी कुंजहनी पर शर्मिंदा होकर कहा। भूसा चराया था माँ के खसम ने, धंधा कराना शुरू कर दिया। पता नहीं माँ का खसम रिश्ते में क्या हुआ। छोड़ो इस नामुराद शादी का तस्करा, नई शादी का तस्करा करो। अल्लाह रखे कब कर रही हो? कौन है वो खुशनसीब? सुंदर। और वो कहकहा मारकर कालीन पर लेट गई। एक ही सांस में उसने सब कुछ बता डाला। कब इश्क हुआ, कैसे हुआ, अब किन मदारिज से गुजर रहा है। सुंदर उसका किस बुरी तरह दीवाना हो चुका है। किसी फिल्म में किसी दूसरे हीरो के साथ लव सीन नहीं करने देता और वो खुद भी किसी दूसरी हीरोइन के साथ रंग रलियां नहीं मनाने देती। आपा, ये फिल्म वालियां बड़ी छिनाल होती हैं, हर एक से लंगर लड़ाने लगती हैं। उसने ऐसे भोलेपन से कहा जैसे वो खुद बड़ी पारसा है। आपा, कोई चटपटी सी कहानियां लिखो, हम दोनों इसमें मुफ्त काम करेंगे, मजा आ जाएगा। उसने चटखारा लिया। सेंसर सब काट देगा। सेंसर? उसने मोटी सी गाली सेंसर की कैंची पर दागी। ख्वाबों के झूले में पींग लेते हुए कहा, और एक दफा तो मुझे भी यकीन हो गया कि इसकी दुनिया बस जाएगी। शादी के बाद काम थोड़ी करूंगी। सुंदर कहता है अपनी दुल्हन को काम नहीं कराऊंगा। चिंबूर में बंगला ले लेंगे। ख्वाबों के झूले में पींग लेते हुए कहा, और एक दफा तो मुझे भी यकीन हो गया कि उसकी दुनिया बस जाएगी। चिंबूर बंगले में वो बेगम बनी बैठी होगी। बच्चे उसे चारों तरफ से घेरे होंगे
अम्मा खाना दो, अम्मा खाना दो, वो चिल्लाएंगे। एहे जरा सब्र करो, आलू तो गल जाने दो। वो कफगीर से उन्हें मारेगी। तब बच्चों का बाप मुस्कुराएगा, बेगम क्यों मारती हो, अभी बच्चे हैं। बस एक लौंडा हो जाए फिर साले को शादी करनी पड़ेगी। तो क्या अभी शादी नहीं हुई? ख्वाबों की बस्ती से लौटकर मैंने पूछा। मेरा दिल बैठ गया, जैसे मेरी अपनी कंवारी की बारात दरवाजे से लौट गई। नहीं आपा, हरामजादा है, बड़ा चालाक, न जाने क्या करता है। वो देर तक सुंदर को फांसने की तरकीबें पूछती रही। न जाने क्यों ये बात उसके दिल में बैठ गई थी कि अगर बच्चा हो गया तो सुंदर के पैर में बेड़ियां पड़ जाएंगी। और फिर भी उसने शादी न की। करेगा कैसे नहीं, उसका तो बाप भी करेगा। खैर, बाप का जिक्र फजूल है, वो मर भी चुका। हरामजादे की छाती पर चढ़कर खून न पी जाऊंगी। शब्बू के बाप की छाती पर चढ़ कर के क्यों ना खून पी गई, जब मेरी उम्र ही क्या थी। उल्टी चोर सी बन के बैठ गई। बस तुम कोई एक ऐसी तरकीब बताओ कि साले की एक न चले। और जो तरकीबें वो मुझसे पूछ रही थी उनसे मुझे सख्त वहशत हो रही थी। मदन कई बार सुंदर को लेकर मेरे यहाँ आई। सुंदर अपने नाम की तरह हसीन और नौ उम्र था। मदन से किसी तरह बड़ा नामालूम होता। नया नया कॉलेज से आया तो भूखे बंगाली की तरह चौमुखे इश्क लड़ाने शुरू कर दिए। इसी छीन झपट में मदन उसे उड़ा लाई। अच्छे घराने का कहकहाबाज और बातूनी लड़का। पहली दूसरी दफा घर में ऐसा भी तकल्लुफ हो गया जैसे बरसों से आता जाता है। उसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि क्यों मदन उसे दिल दे बैठी। उसकी सोबत में एक लम्हा भी उदास नहीं गुजरता था। मदन जैसी पिटी पिटाई गम नसीब लड़की के लिए जरा सी नरमी भी छनका देने को काफी था। वो सुंदर के हर जुमले पर बेतहाशा कही लगाती। वो बात पर नहीं, उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पर, लबों की जुम्बिश पर मशहूर होकर खिलखिला पड़ती। मसरत की उछलती कूदती मौजें उसे झकोल डालती। सुंदर के लब हिलते और वो कहकहा मारती। पानी पीती होती तो उच्छू लग जाता। खाना खाती होती तो मुंह का निवाला सामने बैठने वाले के ऊपर छिड़क देती। वो दोनों न जाने अपना घर छोड़कर मेरे ही यहाँ कुलैलें करने आते थे। बच्चों जैसी शरारतें करते, कलाबाजियां करते, कभी रूठने कभी मनने। उन्हें देखकर मुझे बकरी के वो खिलंडरे बच्चे याद आ जाते जो पराए खेत में फुदकने आ जाते हैं। क्या दंदनाता हुआ इश्क था दोनों का। बेपरों के हवा में उड़े जाते थे। जंगली हिरनियों जैसे चौकड़ियां भरते हुए प्यार ने मदन की काया पलट कर दी। वो एकदम बेहद हसीन और जाजिबे नजर बन गई। जिल्द के नीचे दिए रोशन हो गए। सोई हुई आंखें जाग उठी। हजारों जादू सरगोशियां करने लगे। सपाट सीना खिल उठा, कूल्हे लहराने लगे। सुंदर से कुश्तियां लड़ लड़कर वो फुर्तीली बन गई। सुंदर की और मदन की जोड़ी बन गई। जिन फिल्मों में वो सुंदर के साथ न थी उन्हें ठुकराना शुरू कर दिया। सेट से बड़े मार्के के सीन मेकअप रूम में होने लगे। वो फिल्में जो आदी हो गई थी चिथड़ा हो गई। मदन ने पहली बार किसी नौजवान को दिल दिया था। सब कुछ भूलकर वो इसी में डूब गई। सुंदर इसके बड़े लाड सहता, इसके छुचोर पर हंसता, इसके उजड़े हुए घर में जान डाल देता। नानी को अम्मा अम्मा कहकर मस्का लगाता। खाला से बैठकर गप्पे मारता। भाई को विस्की पिलाता। बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचाता। उसे मदन के जिस्म से मतलब था। उसकी आमदनी इस तरह मुंह बोले रिश्तेदारों के तनूर में झोंकी जाती थी। शब्बू को वो बहुत प्यार करता। मदन ने इस बदनसीब बच्चे का हाल उसे सुना दिया। वो इसे बेटा कहकर गोद में बिठाकर घंटों प्यार की बातें किया करता। आपा, शब्बू निगोड़े को बेटा कहता है, बस तुम ही समझ लो क्या बात है। वो झूम कर कहती और मेरे कानों में मदन की बारात के ढोल गूंजने लगते। देखने में सुंदर कैसा उबाली सा था, मगर बच्चों के मामले में उसका रवैया हैरत अंगेज था। आते ही बच्चे उसे मक्खियों की तरह घेर लेते। उसकी जेबें क्या थीं, उम्र यार की जंबील थीं। रंगीन पेंसिलें, पटाखों की डिब्बियां, कागज पर उतारने की तस्वीरें, चॉकलेट, मीठी गोलियां, न जाने क्या अला बला निकाल कर बांटने लगता।
एक दिन बच्ची ने मेरी सेंट की शीशी तोड़ दी। मैंने उसे मारना चाहा तो मेरे हाथों से उसे झपट कर ले गया। आप मारेंगी तो इसे अपने घर ले जाऊंगा। वो उसे कंधे पर बिठाकर बोला, इसने मेरी शीशी तोड़ दी है, जरूर मारूंगी। हाथ तोड़ दिए जाएंगे मारने वालों के। ये लीजिए अपनी शीशी। उसने जेब से नई मुंह बंद वैसी ही शीशी निकाल दी। मगर इन्हें पूरी शीशी नहीं देंगे, आधी थी तो आधी मिलेगी। उसने शीशी खोलकर खूब बच्चों के बसांदे कपड़ों और मैली हथेलियों पर छिड़की। आधी रह गई तो मेरे सामने डाल दी। जब वो बच्चों को बटोर कर दूसरे कमरे में चला गया तो मदन ने रोकर मेरे शाने पर सर डाल दिया। आपा, ऐसे ऊट पटांग आदमी के साथ कोई प्यार कैसे ना करे। और फिर मदन की जिंदगी ने एक नया झटका खाया। सुंदर के घर से तार आया कि माँ सख्त बीमार है, फौरन आ जाओ। मदन साथ जाने के लिए मचल गई। उसने अपने तरकश के सारे तीर इस्तेमाल कर डाले। शाम से ही उसके लिए विस्की की बोतल लेकर पहुंची। उसे धुत कर दिया। बड़े नाजुक लम्हों में साथ ले जाने की कस्में दी, मगर सुंदर टस से मस न हुआ। वो सारी रात जागती रही, न सोई न सोने दिया। मगर सुबह होते ही परिंदा सारी तितलियां झटक कर उड़ गया। एरोड्रोम से सीधी मेरे ऊपर नाजिल हुई। मुझे इस किस्म के मरेल आशिकों से बड़ी कोफ्त होती है, मगर उसे यूं तबाह हाल देखकर मेरा जी पसीज गया, जैसे बरसों की बीमार। एक ही रात में आंखों के गिर्द सियाह हल्के, मुंह पर फिटकार। ये से हो क्या गया है? मैं देर तक सोचती रही। मैं क्यों इस कमबख्त के बारे में सोचूं? दुनिया में कितने बड़े बड़े मसाइल हैं जिनमें जी उलझा हुआ है। फिर आखिर मैं इसका ख्याल क्यों करती हूँ? मैं ये सब कुछ क्यों लिख रही हूँ? मदन इस लायक नहीं। मुझे अपना जी हल्का करने के लिए ही सही इस बोझ को बांटना होगा। कितने दिन से जब मैं कलम उठाती हूँ, मदन का ख्याल मुझसे आकर कहता है, मैं जिंदा हूँ, मेरे सीने में दिल धड़क रहा है, मेरी रगों में खून दौड़ रहा है। राय दो, मुझे बताओ, मैं क्यों हूँ और कब तक रहूंगी? अच्छा है मेरा कलम एक बार मदन को उगल दे, फिर मतलियां आनी बंद हो जाएंगी। पापा, एक तार लिखो। उसने थोड़ी देर सूखी सूखी आंखें भरकर कहा, कैसा तार? कमसून कमसून डार्लिंग, यानी जल्दी आओ, मर रही हूं। मगर अभी तो वो पहुंचा भी ना होगा। मैंने टालना चाहा, फिर जान को आ गई तो लिख दिया। डार्लिंग ना लिखा। शाम को हाँपती कांपती आई, बड़ी शर्माती हुई तकिए में मुंह छुपाकर हंसने लगी। मैंने कहा, खैरियत? तार लिख दो। सुबह तो लिखा था। सुबह मुझे नसीबो जली को कहाँ मालूम था। वो फिर शर्माई। उबकाइयां आ रही हैं आप, लीमू मंगवा दो। ओहो, ये बात है। मुबारक हो। मेरे सर से बोझ सा उतर गया। ये बस फटकी कामयाब रही। डॉक्टर के पास गई, वहीं से तो आ रही हूं। डॉक्टर हरामी पिल्ला क्या जाने कहता है, 2 दिन चढ़ जाने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता का बच्चा। आपा, कपड़े वगैरह सिलवा दोगी? भाई, हमसे तो नहीं पलेगा, तुम पाल दोगी। वो ठिनकने लगी। मैंने हामी भर ली। तो फिर तार लिखो ना। कहा, क्या लिखूं? लिखो सन बॉर्न कम सून। गधी हो तुम, अभी कहां से सन बॉर्न? अच्छा, तो सन बॉर्न होने वाला लिख दो। चलो सड़न, उसके आने का इंतजार करो। और क्या मालूम, शायद लड़की हो। वाह, लड़की छिनाल काहे को हुई मेरी तरह सड़ने को? मेरा जी कहता है लड़का ही होगा। फिर थोड़ी देर सोचकर एकदम बोली, मर जाए अल्लाह करे। कौन? मैंने चौंक कर पूछा। सुंदर की माँ, उल्लू की पट्टी। बीमार बीमार कुछ नहीं, सुसरी ने अपने यार को बुलाने के लिए ढोंग रचाया है। उसने निहायत पुरमगज किस्म की फूलदार गालियां टिकाई। अहमक हो तुम, कैसे मालूम? अरे मैं खूब जानती हूं इन मैयत पीटों को। जब से मदन की जिंदगी में सुंदर आया था, उसने गालियां बकना बंद कर दी थी। सुंदर के प्यार ने रिश्ते जख्मों पर फाय रखकर गलाजत का मुंह बंद कर दिया था। उसकी आंख उजल होते ही कच्चे जख्मों के मुंह खुल गए, पीप बहने लगी। उसके मुंह से वही गालियां सुनकर मेरा जी बैठ गया। मारे गुस्से के मदन पटाखों की लड़ी बन गई।
इसका ताल्लुक है किसका? उसकी अम्मा बहनिया का। सच्ची आपा, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, बचपन ही लानत हो तुम्हारी जबान पर। अल्लाह कसम आपा, हमारे पड़ोस में एक बीवी रहती थी, अपने सगे भाई से। मैंने उसे रोक दिया। लिल्ला तफसीलों में न जाओ, मेरा कलम पेट का बड़ा हल्का है। कल कला को मुंह से बात निकाल बैठा तो लोग मुझे उलाहना देंगे। दूसरे दिन मातम कुना फिर टूट पड़ी। कल जैसे डॉक्टर का कहना ही ठीक निकला। दिन चढ़ गए थे सो उतर गए, साथ साथ मदन की कमान भी उतर गई। ऐसी बिलक बिलक कर रोई जैसे जवान बेटा जाता रहा हो। यह औरत है या लतीफा? कल जिस बला के खौफ से बौखलाई फिर रही थी, आज उसकी बला आरजू में जान दिए देती है। लगी मुझसे तरकीबें पूछने। मेरे पास कोई जादू की छड़ी है जो चूहे को घोड़ा बना दूं। डॉक्टर ने कुछ इशारा तो किया था कि आइंदा ऐसी मुसीबत से पाला नहीं पड़ेगा। मैं इसे बावजूद कोशिश के न बता सकी कि सुंदर को फांसने वाली चाल के पैर मफलूज हो चुके हैं। सुबह शाम मदन ने तारों की डाक बिठा दी। काम पर उसने लात मार दी। एक प्रोड्यूसर ने कोर्ट में ले जाने की धमकी दी तो वो नाक पर ढेर सा मरहम थोप कर पड़ गई। मैं भी मरहम की मिकदार देखकर दहल गई नाक, मैंने सोचा। मगर जब प्रोड्यूसर चला गया तो मजे से नाक पोंछकर हंसने लगी। मगर मुझे बेवकूफ क्यों बनाया तुमने? मैंने चिढ़कर कहा और चली आई। अखबारों में इस्कात की खबरें छपने लगी। मदन ने जरा शर्मा कर तस्दीक कर दी। मैंने पूछा, ये क्यों? सूअर को पता चलेगा बहुत कुढ़ेगा। मैं कह दूंगी मैं समझी तुम छोड़कर चले गए। बदनामी के डर से गोलियां खा ली। मर्द बच्चा है, कुछ तो दिल को ठेस लगेगी। एक दिन हवास बाख्ता रोती हुई आई। तुमने मुझे नहीं जाने दिया। ये देखो, वो अखबार जिसमें सुंदर की मंगनी की खबर थी दिखाकर लड़ने लगी। चाहे खुश, मैंने कब मना किया? मैंने जलकर कहा, जाओ मेरी बला से जहन्नम में। और वो शाम के हवाई जहाज से जहन्नुम की तरफ उड़ गई। 11 बजे रात को जब वो सुंदर के घर पहुंची तो घर में सिवाय बूढ़े दादा और तोते के कोई न था। सबके सब सुंदर की कोई फिल्म देखने गए थे। सुंदर के दादा फिल्म लाइन के वैसे ही खिलाफ थे। इन्हें मालूम था कि इन फिल्म वालों के चाल चलन कुछ यूं ही वर्क से होते हैं। फूंक मारी और गायब। आंखें फाड़कर वो मदन को घूरने लगे। मदन बंबई से गर्म कपड़े भी ले नहीं गई थी। भूख लग रही थी। 12 बजे के बाद सुंदर बहन भाइयों की टोली में हंसता कैकहा लगाता आया तो मदन रो पड़ी। क्या वो भी कभी यूं खानदान में घुल मिल कर इनकी अपनी बन सकेगी? उसके भी देवर जेठ होंगे, नंदे और देवरानियां होंगी। बहू लड़का रो रहा है, भूखा है, सास कहेगी। उसने पक्का इरादा कर लिया, वो अपनी सास से कभी नहीं लड़ेगी। नंदों की खूब खातिर करेगी, दादा का हुक्का भरेगी और तोते को भीगे चने खिलाएगी। सुंदर को देखकर उसका जी चाहा कि दौड़कर उसके चौड़े चकले सीने से लिपट जाए और इसे मुट्ठियों से कूट डाले, इसके भूरे घने वालों में उंगलियां डालकर नोच डाले। मगर सास नंदों की शर्म ने उसके पैर थाम लिए। उसे देखकर सुंदर के हल्क में कैका लोहे का गोला बनकर अटक गया। माँ बहनों के सामने अपनी दाश्ता के वजूद से शर्म के मारे पानी पानी हो गया। मसनूई खुश मिजाजी से बोला, अरे आपके बच्चे। मदन ने दांत पीसे, मगर सुंदर की घबराहट पर तरस खा गई। जौहरी से कुछ जेवर बनवाए थे, चांदनी कुंदन का काम। दिल्ली में जैसा बंबई में मदन की आला एक्टिंग का कायल था, आज तो लोहा मान गया। जब उसको सुंदर की बहनों के कमरे में सुलाया गया, बमुश्किल गालियों की जंजीर को निगल सकी जो उसके हल्क में उलझने लगी। खैर, जब सब सो जाएंगे तो सुंदर उसके पास आएगा। सब सो गए और वो सुंदर के पैरों की छाप के इंतजार में पड़ी रही। उसका जिस्म सुंदर में जज्ब होने के लिए तरस रहा था। रास्ते भर कैसे कैसे ख्वाबों के जाल बुनती आई थी। सुंदर सो रहा होगा, वो चुपके से पहलू में रेंग जाएगी। उसे महसूस करके सुंदर झूम उठेगा। पहले खूब तरसाएगी, खूब रूठेगी, फिर दोनों मन जाएंगे। सारी कसक, सारी दूरी मिट जाएगी। सारे रास्ते वो इसी हादसे को दिल में दोहराकर चटखारे लेती आई थी।
इसलिए तो वो अपनी झाग सी नाइटी लेती आई थी, जो हाथ के लम्ब से धुएं की तरह पिघल कर गायब हो जाती थी। मदन सुंदर के पैरों की चाप सुनने के लिए बेकरार हमतन गोश बन गई। दबे पैरों से वो पलंग से उठा होगा। उसने मंजरनामा तामीर करना शुरू कर दिया। उसकी तरफ खिंचा चला आ रहा होगा। 1 2 3 4 5। उसने अंदाजे से वो सारे कदम गिन डाले जो उसके और सुंदर के दरमियान हायल थे। गिनते गिनते वो थक गई। अगर वो 1000 मील पर होता तो भी अब तक पहुंच चुका होता। वो रूहानसी हो गई। एहसास के तनाव से कनपट्टियां भीगे चमड़े की तरह कहने लगी। शायद सुंदर के भाई जाग रहे होंगे और वो उनकी मौत की दुआएं मांगने लगी। उसकी भूली बहनें क्या मीठी नींद सो रही थीं। इनके ख्वाब कितने सुहाने थे। इनके दिलों में किसी बेवफा के प्यार के जख्म नहीं पड़े थे। उसे गुस्सा आने लगा। काश कोई इनका जहान भी लूट ले, इनके पेटों में सांप छोड़ दे कि ये भी घोर अंधियारे में किसी के पैरों के निशान टटोलते फिरें। फिर सुंदर को आटे दाल का भाव मालूम हो। आखिर किस जुर्म की सजा में उसका बचपन इतना वीरान और जवानी जख्म जख्म होकर रह गई थी। इससे ज्यादा न जब्त हो सका और वो सुंदर के कमरे की तरफ चलने लगी जहां वो अपने भाइयों के साथ सो रहा था। वो जैसे ही बाहर निकली, तोता सूरत देखकर आंखों के लट्टू घुमाने लगा। कौन? दादा ने हाक लगाई। वो चोरों की तरह खंबे के पीछे दुबक गई। दादा उठे और चबूतरे पर खड़े आधे घंटे तक रफ़ाए हाजत करते रहे। मर गया बुढ़ा शायद, हिलता ही नहीं। साए साए फिर चली। एक पीढ़ी से पैर उलझा और धड़ाम से गिरी। घर में जगार हो गई और वो फिर अपने पलंग पर जाकर दुबक गई। सुबह मौका पाते ही उसने सुंदर से कहा, सीधी तरह बंबई चलो वरना खून खराबे हो जाएंगे। तुमने तार तो दिया होता, किसी होटल में इंतजाम करा देता। क्यों, क्या जागीर में टूटा आया जा रहा है? मरे क्यों जाते हो? खाने के पैसे ले लेना। दामों की बात नहीं मेरी जान। मेरे घर वाले नैरो माइंडेड हैं, फिल्म वालों को पसंद नहीं करते। तुम भी तो फिल्म वाले हो। मेरी और बात है, तुम शाम को गाड़ी से चलो। परसों मेरे बहनोई आ रहे हैं, उनसे मिलकर। तो मैं भी नहीं जाऊंगी। बड़ी झिकझक के बाद ये तय हुआ मदन बज़ाहिर बंबई के लिए रवाना हो जाए। एक स्टेशन बाद नई दिल्ली उतरकर किसी होटल में ठहर जाए। सुंदर वहीं आ जाएगा। बड़ी धूमधाम से सारा घर मदन को स्टेशन पहुंचाने गया। वो एकदम फिल्म स्टार बन गई। छोटे भाइयों ने तो हार भी पहनाए। नई दिल्ली उतरकर वो होटल में ठहर गई। दो प्यासे इंसान एक दूसरे में गर्क हो गए। मदन के सारे दुख दूर हो गए। वो इंतजार की घड़ियां, वो लामतनाही फासला, सब सुंदर के प्यार ने पाट दिया। मगर बावजूद खुशामद के सुंदर रात गुजारने पर राजी ना हुआ। मेरी माँ मेरे बगैर रात भर बिना खाए बैठी रहेगी। तुम्हारी अम्मा की वो मोटी गाली चबा गई। सुंदर की जान को आ गई। उसके कपड़े छुपा दिए, उसके जूते गोद में दबाकर बैठ गई। 10 मर्तबा दरवाजे से बार बार खुदा हाफिज कहने को बुलाया, मगर जाने वाले को न रोक सकी। वो उसे सूने अजनबी बिस्तर पर सिसकियां भरता छोड़कर चला गया। दूसरे दिन सुंदर हस्बे वादा आ गया। मदन ने पूरा बक्स बियर की बोतलों का बर्फ में लगा के रखा था। आतिशदान में धीमी धीमी आंच उठ रही थी। मदन की नाइटी पिघल रही थी। सुंदर बियर पीता रहा और वो उसकी आगोश में बिखरती रही। काश कोई वक्त की लगामें पकड़ के रोक देता। ये लम्हे यूं ही मौल्लक हो जाते। वो इसी तरह सुंदर में तहलील हो जाती। दूरी का सवाल मिट जाता। वो पीते रहे, सोते रहे, फिर जाग उठे और फिर सो गए। शाम को दोनों नन्हे बच्चों की तरह टब में चहलें करते रहे। बाहर की दुनिया उनके लिए खत्म हो चुकी थी। गीले बदन आतिशदान के पास दोजानो होकर उन्होंने अपनी दुनिया पाई थी। दिन भर की बियर का नशा फीका पड़ने से पहले विस्की का रंग चढ़ने लगा। मदन किसी न किसी बहाने से सुंदर को लगाए रखना चाहती थी। अगर उसका बस चलता तो उसकी मम्मी बनाकर तकिए पर सुला देती और फिर उसके मुंह पर
मुंह रखकर अबदी नींद सो जाती। बस न था जो उसे सारी दुनिया से छीनकर अपने दिल के किसी कोने में कैद कर दे और ऐसा जबरदस्त ताला डाले कि लाख सर पटके ना खुले। मगर बियर न विस्की, सुंदर के जाते कदम डगमगा न सके। मदन पर भूत सवार हो गया। सुंदर ने हस्बे मामूल उसकी ठुकाई शुरू की। इतनी जोर से उसकी पसली में लात मारी कि आंखें निकल पड़ी। घबरा कर उसने फिर से उसे बाहों में समेट लिया। बस यही अदा तो मदन के मन को भा गई थी। उसे यूं बिखेरने और समेटने में ही लुत्फ आने लगा था। इस चार चोट की मार ही में लज्जत मिलने लगी थी। मदन तो चाहती थी कि वो इसे इतना मारे कि हड्डियां चिकनाचूर हो जाए, तब वो उसे छोड़कर न जा सकेगा। मगर खानदान वालों की दहशत मदन के प्यार से ज्यादा मुहिब साबित हुई और वो चला गया। और मदन सुबह तक आहें भरती रही, तड़पती रही। काश वो लंगड़ा लूला अपाहिज होता। इसके सब जानने वाले इसे भूल जाते और वो सिर्फ इसका होकर रह जाता। बम्बई में सुंदर को एक मर्तबा बुखार आया था। दुनिया को लात मारकर वो उसकी पट्टी से लगकर बैठी रही। न उसके घर खबर की, न मिलने जुलने वालों को आने दिया। बैठी जिस्म से लगकर सो रही। ख्वाब में उसने देखा गरम गरम सुनहरी आंच में वो पिघलती रही है और वो सुंदर के जिस्म पर खोल बनकर मट गई है। उसके रिश्तेदार किसी जतन से भी मदन का पलस्तर न खुरच सकेंगे। डॉक्टर ने उसे डराया कि अगर वो घंटे में 1000 बार इसे टटोलेगी तो वो अच्छा न हो सकेगा। खुदा खुदा करके रात बीती और दिन हुआ। सुंदर कह गया था कि शायद वो देर से आए। लम्हे पहाड़ हो गए। दीवानी बिल्ली की तरह वो होटल में चक्कर काटती रही। फिर तांगा लेकर शहर की खाक छान डाली। 2 जोड़े लाई थी जो चिकट हो गए थे। उसकी उजाड़ सूरत पर किसी को फिल्म स्टार होने का गुमान भी न था। एक सिनेमा हॉल में ठठ लगे हुए थे। वहां मदन की हिट फिल्म चल रही थी। उसका जी चाहा तांगे पर खड़ी होकर दुपट्टा हवा में लहराकर वही गीत गाने लगे जिसे लोग सुनने के लिए 10-10 मर्तबा जाते थे। मगर उसने टाल दिया। गाने की आवाज तो लता की थी। उसकी अपनी आवाज तो रात भर की जगार से फटा बांस हो रही थी। करोड़ों के दिल की मलिका, ख्वाबों की रानी के भरे शहर में सुनसान दिल लिए तन्हा वैशियों की तरह जब चक्कर काटते काटते पैर शल हो गए तो वो कुएं जाना की तरफ चल दी। मगर वहां जाकर मालूम हुआ सारा खानदान अमृतसर गया हुआ है। मंगनी की खबर सच ही निकली। सर झाड़ झनकार वो सीधी स्टेशन से मेरे यहाँ चढ़ दौड़ी। न जाने के दिन न नहाई न दांत मांजे। इतनी बदसूरत फिल्मी हूर मैंने इससे पहले कभी न देखी थी। मैंने मदन से बहुत कहा, नहा डालो, कुछ खा लो। अब तो उस सुंदर हरामजादे की बत्ती ही खाऊंगी। बताओ आपा क्या करूं? उस कमीने ने मुझे खराब किया और अब ब्याह रचा रहा है। जी चाहा आदमी के लहजे में कह दूं, अब बनो मत, तुम पहले ही से खराब थी। मैंने जलकर कह दिया, आपा तुम भी अब कह रही हो, तुम तो बड़ी रोशन ख्याल हो। जी चाहा उसी के लहजे में कह दूं, रोशन ख्याल की तुम, भला इससे ज्यादा रोशन ख्याली और क्या कर सकती हूं कि तुम्हारी इस नामुराद जिंदगी का इल्जाम तुम्हारी महरूमियों और अमिट तनाई के सर थोप दूं? क्या मैं तुम्हारी बीती हुई जिंदगी के कदम पलट कर नई राह पर डाल सकती हूं? क्या ये जबरदस्ती हल्क में उतरा हुआ जहर जो तुम्हारी रगों में जज्ब हो गया हो निचोड़कर निथार सकती हूं कि तुम अलग और जहर अलग? नहीं, ये जहर तो अब गिरफ्त से बाहर हो चुका है। तुम नहीं जानती आपा, उसने ठंडी सांस भरकर कहा। और मैंने सोचा, बेशक मैं नहीं जान सकती, न तुम जानती हो कि वो जिंदगी इंसान को क्या बना देती है कि जहां न मां का प्यार, न बाप की शफकत, न भाइयों के प्यार भरे घूंसे, न बहनों की मीठी मीठी चुटकियां। तुम तो हड़ का पौधा हो, न फूल न फल। सुंदर से मिलने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। जिन फिल्मों में वो काम कर रहे थे वो एक दूसरे की गैर मौजूदगी में बनने लगी। एक दिन न जाने कैसे सुंदर के फ्लैट में घुस गई।
वो पिछले दरवाजे से निकल भागा। मारे गुस्से के मदन दीवानी हो गई। उसने फाटक पर उसे गिरेबान से जा पकड़ा। खून कर दूंगी हरामजादे, वो गुर्राई। वो भीगी बिल्ली बना उसके साथ कमरे में चला आया। क्या चाहती हो? उसने बजाय मारने पीटने के नरमी से कहा। काश वो मारता पीटता तो ये गैरियत की दीवार टूट जाती। वो उसे मारकर समेट तो लेता, मगर नहीं, वो मारना भी अपनी हद तक समझ रहा था। मुझे नौकर समझ कर रख लो। तुम्हारी माँ के पैर धोकर पीऊंगी सुंदर। इन्हें पलंग पर बिठाकर राज कराऊंगी। तुम्हारे नौकर कितना पैसा चुराते हैं, मैं तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी। मगर सच्ची बात तो ये है भाई, मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मगर मदन समझ गई कि ऊंचे घराने का पूत एक बेसवा से बदतर औरत को कैसे ब्याह सकता है। वो खुद 1000 औरतों के साथ रहकर भी कुंवारा है। इस कंवारी से भी ज्यादा पाक और मुकद्दस, जिसका कंवारापन किसी हादसे का शिकार हो गया था। सदा कंवारा ही रहता है, सोने के कटोरे की तरह, जिसमें कोड़ी भी पानी पी ले तो गंदा नहीं होता। और मदन कच्चा सिकोरा थी, जो साई से भी नापाक हो जाता है। मदन का खून खौलसा गया। सारे जख्म ताजा होकर छिल गए। पहले तो उसने निहायत फूलदार किस्म के मुगल्लिसात सुंदर के जन्म जन्म को सुनाई। फिर सारे घर की चीजें तोड़ डाली। तेल की बोतल से आईने के परखच्चे उड़ा दिए। अलमारी से गिलास और बर्तन निकालकर छनाछन बजाए। नए सूट निकालकर ब्लेड से धज्जियां उड़ा दी। स्वेटर, मफलर, मोजे, बनियान दांतों से खसूट डाले। सारे शीशे टेनिस के रैकेट से फोड़ डाले। नए कीमती जूतों की कतार की चाकू से बोटियां उड़ा दी। दीवारों से फ्रेम उतारकर जूतों से कूटे। फिर सुंदर की मैली कमीज में मुंह डालकर रोने लगी। सुंदर खामोश सब कुछ देखता रहा। जब मदन ने मुंह से मैली कमीज हटाई तो वो जा चुका था। मदन ने फिर मेरे घर पर चढ़ाई की। घंटों मुझसे सुंदर को कत्ल करने की तरकीबें पूछती रही। वो इसे चट से नहीं मारना चाहती थी, रंझा कर मारना चाहती थी कि सारी उम्र सिसके और इसी तरह। ना मर्द करूं सुअर के बच्चे को, मुझे ऐसी कोई तरकीब नहीं मालूम। मैंने चिढ़कर कहा। उसकी आंखों में तेजाब डाल दूं, सारी उम्र को अंधा हो जाए। मगर ना सुंदर, ना मर्द हुआ, ना अंधा। महीने भर के अंदर वो कोमल सी बहू ब्याह लाया, अछूती कंवारी, जिसे फरिश्तों ने भी हाथ न लगाया था। महीनों दुल्हन दूल्हा की फिल्म इंडस्ट्री में दावतें होती रहीं। अगर सदमे से मदन खुदकुशी कर लेती या घुल घुल कर मर जाती तो मेरी कहानी का कितने सलीके से खात्मा होता, और फिर मैं लिखते वक्त जिल्लत महसूस न करती। मगर वो पैंदे में सीसा लगे हुए खिलौने की तरह लोट पोट कर खड़ी हो गई। ऐसी ही एक औरत में वो एक पस्ता कद नए लड़के के साथ वही अपने अजली खुरदरे कहे लगा रही थी। वो लतीफे छोड़ रहा था, मदन को अच्छे लग रहे थे, और मुंह के निवाले वो पास खड़े होने वालों पर छिड़क रही थी। सुंदर भी इसी मेज पर अपनी शर्मीली दुल्हन को खस्ता समोसे खिला रहा था। मुझे देखते ही मदन मेरे कान में खुसफुसाई। आपा, क्या राय है, शादी कर लूं? किससे? मैंने उकता कर पूछा। रोशन से। मरता है हरामजादा, कहता है जहर खा लूंगा तुम्हारे लिए। वो नई दुल्हन की तरह शर्माई। जरूर कर लो, नेक काम में देर कैसी। इस बात को कितने साल गुजर गए, मगर उस वक्त तक जबकि मैं ये आखिरी सतरें लिख रही हूं, मदन कंवारी है। उसके सहरे की कलियां मुंह बंद है। चिंबोर में बंगला लेने का ख्वाब शर्मिंदा तामीर नहीं हुआ। वो खूबसूरत सा बंगला जहां मदन बेगम बैठी हैं, बच्चे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अम्मा खाना दो, अम्मा खाना दो, और वो इन्हें कवगीर से मार रही है। बच्चों का बाप मुस्कुरा रहा है। मारती क्यों हो बेगम, बच्चे हैं।